हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी लंबा है, इसीलिए इसे हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जब हम लोग पूरा बजट पढ़ लेंगे, ये 2 वीडियो आएंगे इसके बजट के, और पूरा बजट पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे हम लोग उन्हें भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में पेश किया और यह अमृतकाल में पहला बजट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमृतकाल के विजन सशक्त एवं समावेशी विकास को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडों में 3 चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो पहला है नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। और दूसरा इसका किस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, फोकस किया गया है? तो दूसरा है विकास और रोजगार सृजन पे विशेष ध्यान देना। और तीसरा है बृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। नेक्स्ट पॉइंट है अमृतकाल यानी कि भारत @100 तक की हमारी यात्रा के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। तो 4 मौके ये कौन कौन से हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। तो इसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कितने स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना है? तो 81 लाख है। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, और इसे पीएम विकास लिखा जाता है। तो इसका क्या है कि पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और जानकारी देना। तो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों से संबंधित है पीएम विकास, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 3rd नंबर पर्यटन में अपार संभावनाओं का उपयोग करना। और 4 है कि हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा के कुशल उपयोग और हरित रोजगार सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो आर्थिक विकास दर कितना रहने वाला है? तो ये 7% रहने वाला है। और कुल बजट कितना है? तो बजट 45.03 लाख करोड़ का है, यानी कि 45,03,097 करोड़ का कुल बजट है। और इसमें कुल प्राप्तियां कितना होने का अनुमान है? तो कुल प्राप्तियां है 45,03,097 करोड़ का, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 26,32,281 करोड़ की होने वाली है और पूंजीगत प्राप्तियां 18,70,816 करोड़ की है। नेक्स्ट है कुल खर्च होने का अनुमान। तो कुल खर्च का अनुमान है 45,03,097 करोड़ रुपए का, जिसमें राजस्व खर्च 35,02,136 करोड़ और पूंजीगत खर्च 10,09,61 करोड़ होने का अनुमान है। नेक्स्ट है ये स्लाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो दिया है राजकोषीय घाटा। तो 2023-24 में कितना राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है? तो राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है, यानी कि इस बार कुल 17,86,816 करोड़ का राजकोषीय घाटा होने वाला है। और राजस्व घाटा का अनुमान कितना है? तो राजस्व घाटा 2.9% है। जीडीपी का 2.9% राजस्व घाटा है और राजकोषीय घाटा 5.9% है, इसे आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट है प्रभावी राजस्व घाटा। तो इसका अनुमान लगाया गया है जीडीपी का 1.7% और प्राथमिक घाटा का अनुमान है जीडीपी का 2.3%। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। राजकोषीय घाटा 5.9%, राजस्व घाटा 2.9%, प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% और प्राथमिक घाटा 2.3% है। जिससे किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट है सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है और राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें 0.5% विद्युत क्षेत्र में सुधार से जोड़ा जाएगा। और नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 17.87 लाख करोड़ लगाया गया है, अर्थात इस बार सरकार को 17.87 लाख करोड़ रुपए उधार या कर्ज लेना पड़ सकता है। नेक्स्ट है रुपया कहाँ से आता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए सबसे अधिक रुपया आता है उधार और अन्य देयताएं से, कितना? तो 34%। और जीएसटी से आता है 17%,
निगम कर से आता है 15% और आयकर से भी आता है 15%, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आता है 7% और सीमा शुल्क से आता है 4%। आप इसे रिलेट करके याद कीजिएगा तो ये काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले उधार और अन्य देयता से सबसे अधिक आता है 34%। तो देखिए, रुपया कहाँ जाता है ये भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे अधिक आता है उधार और अन्य देयता से 34%। तो सबसे अधिक जाता है ब्याज अदायगी में 20% जाता है ब्याज अदायगी में। और सेकंड पे है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा में, तो इसमें 18% खर्च होता है। और केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उसमें 17% जाता है, और वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9%, और केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उसमें 9% और रक्षा में 8% खर्च होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसे अगर आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, हम समझाते हैं अच्छे से। सबसे अधिक आता है उधार और अन्य देयता से 34% और ब्याज अदायगी में 20%। नेक्स्ट है माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी से 17% आता है। तो केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य का जो हिस्सा है उसमें 18% जाता है। यहाँ पे 17% आया तो 18% यहाँ पे गया। और नेक्स्ट है निगम कर, तो इसमें 15% आया है। तो केंद्रीय क्षेत्र की जो योजना है उसमें 17% जाता है, 2% अधिक है। और आयकर में भी 15% आता है, आयकर में 15%। तो वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 9% जाता है। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 7% आता है। तो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनमें 9% जाता है। और सीमा शुल्क में 4% आता है। तो रक्षा के लिए 8% खर्च होता है। तो काफ़ी अच्छे से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं विकास के लिए निर्धारित की गई हैं, जो अमृतकाल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती है। तो इस बार कितने विकास के लिए प्राथमिकताएं तय हुई हैं? तो इस बार 7 प्राथमिकताएं हैं, और ये कौन कौन सी हैं इसे भी देख लेते हैं। तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं। पहला है समावेशी विकास, सेकंड है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, थर्ड है अवसंरचना एवं निवेश, फोर्थ है सक्षमता को सामने लाना, और फिफ्थ है हरित विकास, सिक्स्थ है युवा शक्ति, और सेवेंथ है वित्तीय क्षेत्र। तो ये 7 प्राथमिकताएं हैं जो सप्तऋषि की भांति है। नेक्स्ट है जो पहली प्राथमिकता है वह समावेशी विकास से संबंधित है, और इसमें है पहला कृषि एवं सहकारिता। तो कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमी को एग्री स्टार्टअप्स खोलने में प्रोत्साहन के लिए एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड यानी कि कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल एक्सीलरेटर फंड। नेक्स्ट है 2200 करोड़ रुपए की लागत से आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम का शुभारंभ करने की घोषणा की गई है। तो इसमें कितने का लागत है? तो ये 2200 करोड़ रुपए की लागत से खुलने वाला है। और नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोग मुक्त तथा गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री अन्न नाम बजट भाषण में दिया है। तो श्री अन्न किसे बोला गया है? तो ये मोटे अनाज को बोला गया है श्री अन्न। और भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। और भारत को श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हैदराबाद में जो स्थित है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, इसे उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है 6000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, और इसका उद्देश्य मछली पालकों, मत्स्य विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। नेक्स्ट है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा गया है। और नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल वर्धन से संबंधित है। तो ये क्या है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित होने वाले हैं? तो 157। और नेक्स्ट है वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने के लिए एक मिशन की शुरुआत की जाएगी। तो इसका उन्मूलन कब तक करना है? 2047 तक, और इसके लिए एक मिशन की शुरुआत होने वाली है सिकल सेल एनीमिया के लिए।
नेक्स्ट है, इससे प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता सृजन किया जाएगा और 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के 7 करोड़ लोगों को यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। तो जनजातीय क्षेत्रों में इसके प्रति जागरूकता फैलाया जाएगा और 0 से 40 वर्ष के जो भी लोग हैं, 7 करोड़ लोग जो हैं, उनको यूनिवर्सल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। नेक्स्ट है, बच्चों और किशोरों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी। नेक्स्ट सेकंड नंबर है, सेकंड प्राथमिकता है अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें पहला है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार 500 ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी। तो कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो टोटल 500। नेक्स्ट है, विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों यानी कि पीवीटीजी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा और अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस मिशन को लागू करने के लिए अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाने वाली है। और नेक्स्ट है कि अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में 38,800 अध्यापकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। तो 740 जो एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल है उसमें 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई तथा पेयजल की सुविधा मुहैया करने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो ये कौन सी परियोजना है, ऊपरी भद्रा परियोजना है जिसे केंद्रीय सहायता दी जाने वाली है। और नेक्स्ट है, पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय में 66% की वृद्धि कर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 66% की वृद्धि हुई है, 66% की, जिसमें 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। इसे 66% बढ़ा के 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। नेक्स्ट है, भारत साझा पुरालेख निधान यानी कि भारत श्री। तो यह एक प्रकार का डिजिटल पुरालेख या पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों का डिजिटलीकरण करके इसमें स्थापित किया जाएगा। तो प्रथम चरण में कितने पुरालेखों का डिजिटलीकरण होने वाला है, तो टोटल 1 लाख का। नेक्स्ट है, जेल में बंद निर्धन व्यक्तियों को जो जमानत राशि व्यवस्था करने में असमर्थ हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा इस बजट में की गई है। तो जो जेल में बंद है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है जमानत राशि के लिए। और नेक्स्ट थर्ड पर प्राथमिकता है अवसंरचना और निवेश। तो इसमें क्या क्या है इसे देख लेते हैं। तो अवसंरचना निवेश में तेजी लाने के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए बढ़े परिव्यय के साथ राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को और 1 वर्ष जारी करने का निर्णय लिया गया है। तो जो 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण जारी किया जाता था उसे 1 वर्ष और जारी रखने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए की 2.40 लाख करोड़ रुपए की पूंजीगत निधि का प्रावधान किया गया है, जो अब तक रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक राशि का आवंटन है। तो रेलवे के लिए कितना है, तो 2.40 लाख करोड़ रुपए आवंटित की गई है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा। और नेक्स्ट है, शहरी अवसंरचना विकास कोष UIDF की स्थापना प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आई ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से होगी और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा। तो इसका प्रबंधन कौन करेगा, राष्ट्रीय आवास बैंक। और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में अवसंरचना के निर्माण के लिए सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और इसके लिए सरकार प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट है, इसका 4th नंबर प्राथमिकता है सक्षमता को सामने लाना। तो एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए iGOT कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। कौन सा प्लेटफॉर्म शुरू होने वाला है, iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। और देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो 3 एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होने वाले हैं और स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है, न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है,
MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास फर्स्ट लाया जाएगा। तो MSME का जो संविदा निष्पादन है इसे सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास लाया जाएगा। और सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास सेकंड लाया जाएगा। तो पहला जो है MSME के संविदा निष्पादन के लिए विवाद से विश्वास फर्स्ट लाया जाएगा, और सेकंड वाला जो है विवाद से विश्वास सेकंड, यह सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदा विवादों के निपटान से संबंधित है। नेक्स्ट है MSME के बड़े व्यवसाय और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। तो ये भी MSME से ही संबंधित है। MSME के बड़े निकाय और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए निकाय डिजिलॉकर स्थापित किया जाएगा। और पहचान और पते के अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें डिजिलॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इसमें डिजिलॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाने वाला है। और नेक्स्ट है 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 लैब्स स्थापित किए जाएंगे। तो टोटल कितने लैब्स स्थापित होने वाले हैं? तो 100 लैब्स की स्थापना होने वाली है। नेक्स्ट है व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया है, और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध श्रेणी से हटाया गया है। तो इसका क्या है कि व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज़्यादा अनुपालनों को कम किया गया है, और 3400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। और नेक्स्ट है 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है। तो जन विश्वास विधेयक भी पेश हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाकी जो बचे हुए हैं बजट से संबंधित जो चीज़ें बची हुई हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।